तो इस प्रश्न में आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 14 मार्च को। याद रखना हर साल 14 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में मनाते हैं और इसे पाई डे के रूप में भी जाना जाता है। देखो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 हम लोग मानते हैं, तो यहीं से आप याद रख सकते हो 3 मतलब तीसरा महीना मार्च, 14 मतलब इसकी तारीख, 14 मार्च को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या रही, मैथमेटिक्स यूनाइट्स। और 14 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, महान गणितज्ञ रामानुजन जी की जयंती को। और एक रामानुजन पुरस्कार भी दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, जो अभी दिया गया किसे, नीना गुप्ता को। और वैसे नेशनल मैथमेटिक्स डे कब होता है, वो होता है 22 दिसंबर को। अच्छा मुझे बताइए गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा एबल पुरस्कार को। और अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोगों ने देखा होगा तो अभी एबल पुरस्कार भी दिया गया था। अगर आपको आता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, बाकी हम आगे तो पढ़ेंगे सही। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। फिर बताइए नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 14 मार्च को। तो हर साल 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2022 में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस की ये 25वीं वर्षगांठ है। थीम क्या है इसकी, थीम की बात करते हैं, जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। याद रखना ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 16 मार्च को। तो भारत में हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताना। पहली बार इसे 1995 में मनाया गया था। इसकी थीम क्या है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अच्छा आप तो बताओ डीएनए आधारित पहली वैक्सीन लगाने वाला देश कौन सा बना था दुनिया में, तो आंसर होगा भारत। और ये डीएनए वैक्सीन है, इसका नाम है जाइकोव डी, इसे बनाया है जाइडस कैडुला ने। और प्लांट आधारित पहली वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा कनाडा। अच्छा मुझे ये बताओ मिशन इंद्रधनुष ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाते हैं, अटल जी का जन्मदिन होता है। ये मिशन इंद्रधनुष का संबंध है वैक्सीनेशन से, टीकाकरण से। और टीका उत्सव कब शुरू हुआ था, 11 अप्रैल को शुरू हुआ था, जो कि 14 अप्रैल तक चला था। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन होता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है। और कोविड-19 का पहला टीका किसे लगाया गया था, 16 जनवरी की बात है। एम्स के स्वच्छता कर्मी थे मनीष कुमार, उनको लगा था। और ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, वैक्स, VAX, वैक्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किसे घोषित किया, तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाएगा। और इस प्रस्ताव को किसकी ओर से पेश किया गया था, पाकिस्तान। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 मार्च को। तो हर साल आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, यह 18 मार्च को मनाया जाता है। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण जो कोलकाता के कोसीपुर में है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ये दुनिया का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माण है। एशिया में दूसरा सबसे बड़ा है और भारत में तो ये सबसे बड़ा है ही। चलो एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे, उत्तर होगा इसका ER शेख बने थे। बढ़ते आगे। बताइए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 मार्च को। तो दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2013 में मनाया था। थीम रही है शांत रहो, समझदार रहो और दयालु हो। कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। और अभी करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, जिसको जारी किया यूनाइटेड नेशन ने। इसमें टॉप पे कौन है, फिनलैंड है, लगातार 5वीं बार टॉप पर है। भारत इसमें 136 नंबर पर है, टोटल 146 देशों में से। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब बनाया गया, तो आंसर होगा 18 मार्च को।
तो हर साल 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में। क्या थीम रही? रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो बताइए किसने फरवरी महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा श्रेयस अय्यर ने। भारतीय बल्लेबाज हैं श्रेयस अय्यर, जिन्होंने फरवरी महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और इसमें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया ने। ये तो फरवरी की बात हो गई। इससे पहले जनवरी महीना निकल चुका है, तो उसकी बात करें तो उसमें मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन ने। और वुमेन्स में जीता था इंग्लैंड के कप्तान हीथर नाइट ने। आपको पता है आईसीसी हर महीने ये अवार्ड देता है, तो हर महीने 2 नाम तो आपको पक्के से याद ही करने पड़ेंगे, एक पुरुष का एक महिला का। तो 2 महीने निकल चुके हैं, यानी कि 4 नाम आपको याद हो जाने चाहिए। कुछ समय बाद मार्च महीने का भी आ जाएगा, फिर अप्रैल का भी आ जाएगा। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे नाम। तो अच्छा यही है कि साथ के साथ इनको याद करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और पुराना का भी रिवीजन करते जाओ। तो इसके लिए इस बार क्या करेंगे, इनकी भी क्विज बना करके अपलोड कर देंगे आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे ही, ताकि जब भी आपको समय मिले या आपको लगे कि बहुत टाइम हो गया यार इसको रिवाइज किए, तो वहाँ जा करके क्विज लगा लो, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। साथ में स्कोर भी आपको पता लगेगा कि कैसा स्कोर चल रहा है, कितना टाइम ले रहे हो वगैरह वगैरह। तो करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें इन सब की क्विज भी आपको मिला करेगी और पीडीएफ तो आपको मिलती ही है। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए जर्मन ओपन 2022 में किसने रजत पदक जीता? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। तो 2022 का ये जर्मन ओपन टूर्नामेंट है और इसमें जो भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं लक्ष्य सेन, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। गोल्ड किसने जीता? थाईलैंड के कुनलावुन विटेडसन ने। और इस तरह से लक्ष्य सेन जर्मन ओपन 2022 में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। इसलिए ये प्रश्न आपको कराया जा रहा है। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? कुआलालंपुर मलेशिया में। उसके अलावा लक्ष्य सेन से आप याद रख सकते हो, अभी योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने ही जीता था। अच्छा 2 प्रश्न बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खुली? लखनऊ में। और तस्नीम मीर का नाम याद रखना, 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई हैं तस्नीम मीर। ये गुजरात से हैं। बढ़ते आगे। चलिए बताइए फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो याद रखना फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 इसका आयोजन भारत में होगा, और भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में। एक्चुअली में इसे पहले रशिया में होना था, लेकिन यूक्रेन में रशिया ने जो आक्रमण किया उसके बाद उस पर काफ़ी तरह के बैन लगाए गए और वहाँ पे जो खेलों के आयोजन होने थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया। तो उसका बेनिफिट भारत को मिल गया। तो अब याद रखना 2022 में ये फिडे शतरंज ओलंपियाड ये होगा चेन्नई में। फिडे वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। स्थापना होती है 1907 और आप देख लो तब से अब तक ये पहली बार है जब भारत इसे होस्ट करेगा। अच्छा मुझे बताओ अभी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? प्रियंका नुटक्की या आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की है। और वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं। अभी उनको हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंदन। और वैसे भारत के पहले पुरुषों में बात करेंगे, पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। और आपको याद होगा इन्हें 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद के नाम पे जाना जाता है। उसमें अब जो पुरस्कार राशि है उसे 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख कर दिया। और उसी तरह से महिलाओं में पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी एस विजयलक्ष्मी। वर्ल्ड चेस डे हम 20 जुलाई को मनाते हैं। फिडे का हेडक्वार्टर है ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? इस प्रश्न का उत्तर आप दो, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए कौन सा देश एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बताया कि श्रीलंका 27 अगस्त से 11 सितंबर तक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। इस बार यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इससे पहले 2 बार 2020 और 2021 में कोविड-19 के कारण एशिया कप को स्थगित करना पड़ा था। बाकी आप जानते हो 2022 में आपके फिडे चेस ओलंपियाड भी होंगे। कहाँ पे? चेन्नई में। पहली बार भारत में होंगे ये। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो कतर में होगा, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है कौन? चलिए ये प्रश्न आप ही से रहेगा, आपको बताना है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है।
और 2022 में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ये कहाँ पे शुरू हुए थे? न्यूजीलैंड में। बताओ 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2022 में होंगे ये मई में। ये कहाँ पर? वियतनाम में। याद रखना, बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी। तो भारत के नंबर 1 बिलियर्ड्स प्लेयर हैं ये पंकज आडवाणी। इन्होंने अभी 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में ध्रुव सितवाला को हराकर 8वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है। तो पंकज आडवाणी का ये 24वां अंतर्राष्ट्रीय और 8वां एशियाई खिताब है। याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए हाल ही में 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई? आंसर होगा झूलन गोस्वामी। तो भारतीय महिला तेज गेंदबाज हैं ये झूलन गोस्वामी, जो अभी 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। अच्छा, अगर ये दूसरी बनी है तो पहली कौन है? मिताली राज है, और वे अब तक 230 वनडे मैच खेल चुकी हैं। अभी आपके वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे शुरू हुए थे? न्यूजीलैंड में। तो ये याद रखना है आपको, बढ़ते आगे। फिर बताइए डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो डील रूम के सह निवेश डेटा के लंदन एंड पार्टनर्स विश्लेषण के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में तो $8 बिलियन था और 2021 में ये बढ़कर $22 बिलियन हो गया है। अच्छा, भारत तो दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे यूएस है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे चाइना और चौथे पे यूके। और अगर भारत में बात करें डिजिटल शॉपिंग के मामले में टॉप पर कौन आता है? तो बंगलुरु। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा भारत। आयातक यानी कि इम्पोर्टर, सबसे ज़्यादा हथियार कौन सा देश खरीदता है? सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और अभी इसी ने इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया कि 2017 से 2021 के बीच में हथियार आयात करने के मामले में भारत सबसे आगे रहा। सेकंड नंबर पे सऊदी अरब, थर्ड नंबर पे इजिप्ट रहा, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पे रहा चाइना। अच्छा, सबसे ज़्यादा हथियार भारत किस देश से खरीद रहा है? रशिया से, फिर फ्रांस, फिर यूएस। और अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश, एक्सपोर्टर कौन है? तो आंसर होगा यूएस, फिर रशिया, फिर फ्रांस। और अगर बात करें कि भारत हथियार निर्यात करने के मामले में, एक्सपोर्ट करने के मामले में कौन से नंबर पे आता है? 23वें नंबर पे। अच्छा, आप तो ये बताओ हमारी जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो हम सबसे पहले किस देश को बेच रहे हैं? या उल्टा भी प्रश्न हो सकता है, कौन सा देश सबसे पहले हमसे इस मिसाइल को खरीद रहा है? तो आंसर होगा फिलीपींस। इसे भारत और रशिया ने मिलकर के बनाया था साथ में। चलो आप एक और प्रश्न का उत्तर देना, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये कहाँ पे खुला है? हम बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सेल्फ मेड अरबपतियों के मामले में दुनिया में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। तो याद रखना, अभी हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में आपको बता दूं टॉप 10 में एकमात्र भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी है, जो कि 9वें स्थान पर है। फिर 12वें पे गौतम अडानी वगैरह आ जाते हैं। और टॉप पे कौन है? स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क, सेकंड पे अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, और थर्ड पे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। और क्वेश्चन में क्या पूछा वैसे? सेल्फ मेड अरबपतियों के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। भारत में 119 सेल्फ मेड अरबपति हैं। वहीं चाइना 1050 सेल्फ मेड अरबपतियों के साथ इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। दूसरे पे अमेरिका है, जहाँ पे 523 सेल्फ मेड अरबपति हैं। अच्छा, भारत में मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है? 103 अरब डॉलर इसके अनुसार बताई गई, और इसके इस संपत्ति के साथ ये एशिया में टॉप पर है। भारत में दूसरे सबसे अमीर हैं अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, मैंने आपको बताया 12वें नंबर पर है वैसे तो दुनिया में। और नायका के जो संस्थापक है फाल्गुनी नायर, ये भारत में सबसे नई अरबपति बनी है। तो ये डेटा भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ये सबसे कम है? तो आंसर होगा केरल। तो मातृ मृत्यु दर, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। अच्छा, ये क्या होता है पहले तो ये देख लो। 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को ही मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। तो भारत की बात करें तो मातृ मृत्यु दर में 10 अंक की गिरावट आई है।
लास्ट 2016 से 18 में देखा जाए तो ये था 113, फिर 2017 से 19 के बीच में ये कितना हो गया, 103 हो गया। जबकि भारत में केरल मात्र मृत्यु दर के मामले में टॉप पर रहा, जहां ये कितनी है, 30 है। टॉप 3 स्टेट आपको बता दूं, केरल है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है। और पूरी दुनिया में बात करेंगे तो इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस का सबसे कम MMR है। चलो आप तो ये बताओ, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 21 फरवरी को, ये याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए। मार्च 2022 में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत के इक्विटी बाजार की रैंक क्या है? 5वीं। तो अभी बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया कि पहली बार बाजार के इक्विटी मार्केट ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में दुनिया के टॉप 5 में प्रवेश किया है। इक्विटी मार्केट मतलब वही शेयर मार्केट। तो $3.21 ट्रिलियन के टोटल मार्केट कैप के साथ भारत 5वें स्थान पर है। पहले पे यूएस है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे हांगकांग है और अब भारत 5वें पे आ गया। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, कौन सा देश सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में दक्षिण एशिया में टॉप पर है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और ढाका स्टॉक एक्सचेंज में एक सर्वे किया गया और उसमें बताया कि लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, नए डेटा के अनुसार, कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक होने वाली महिलाओं के प्रतिशत में 2020 में 5% से 6% की वृद्धि हुई है, जिसने महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित किया है। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। ढाका में आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। करेंसी इसकी टका है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और वर्तमान में प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अब बताइए, अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, उसमें टॉप पे कौन है? फिनलैंड। और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन, जिसमें बताया गया कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, जो कि लगातार 5वें साल इस इंडेक्स में टॉप पर है। पहले पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है। और 146 देशों की इस सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 136 नंबर पर है। लास्ट में यानी कि 146 नंबर पर अफगानिस्तान है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूनाइटेड नेशन जारी करता है, भारत 136 नंबर पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को एक सूचकांक के रूप में दर्ज करके फसल विविधीकरण सूचकांक को अपनाया। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स के अनुसार तेलंगाना में 77 किस्मों की फसल उगाई जाती है, जिनमें से फसल विविधीकरण के लिए केवल 10 फसलों को चुना जाता है। तो ये सूचकांक, ये इंडेक्स राज्य में भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा। अच्छा, केरल को याद रखना गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग कहा जाता है। देखो, तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। बताओ, किसे एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन को। तो एन चंद्रशेखरन ये वैसे तो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं और अभी ये एयर इंडिया के भी चेयरमैन बन गए हैं। अच्छा, यहां से अगर कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूं, जैसे कि सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें जमशेदजी टाटा टॉप पे रहे थे। अभी रतन टाटा जी को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? तो आंसर होगा असम ने। उस सम्मान का नाम है असम वैभव। और रतन टाटा जी की जीवनी भी आ रही है, रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी नाम से। इसे लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर भी टाटा ग्रुप ही है। और आप जानते हो, टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र भी, प्लांट भी चालू किया था। टाटा स्टील के MD CEO टीवी नरेंद्रन है। और टाटा स्काई का नाम बदल के टाटा प्ले हो गया, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा रंजीत रथ बन गए हैं। किनका स्थान लेंगे? तो सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लेंगे।
बाकी देखो, रवि मित्तल की बात करें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन बने थे। और मित्तल से दो नाम आपको याद करवाए थे, एक तो अलका मित्तल हैं, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और एक गीता मित्तल हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी थी ये। उसके अलावा अजय भूषण पांडे, ये राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए किसे बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तपन सिंघल को। तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपने एमडी सीईओ के रूप में तपन सिंघल को फिर से 5 सालों के लिए नियुक्त कर लिया है। बाकी जी अशोक कुमार, आप जानते हो, भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने थे। अब आप ही बता दो, इनके नाम से एक और व्यक्ति हैं जी अशोक कुमार, वो क्या बने थे? और सीबीएसई के चेयरमैन बने विनीत जोशी। और अभी एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन बने ये भी बताओ। और एस किशोर, ये तो एसएससी के चेयरमैन बने थे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, चाइना में भारत के नए राजदूत कौन बन गए? तो आंसर होगा प्रदीप कुमार रावत। तो प्रदीप कुमार रावत ये चाइना में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। किनका स्थान लिया इन्होंने? विक्रम मिश्री का। और डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे तो विक्रम मिश्री नाम से आपको याद आ गया होगा। अभी हमारे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे विक्रम मिश्री। वैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोवाल है। देवाशीष पांडा एडाई के चेयरमैन बने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रमुख बने थे अभी टी राजा कुमार। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा भगवंत मान। और ये किस पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी के। बाकी रंजीत नाथ, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बने। विनीत जोशी सीबीएसई के चेयरमैन बने। और शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी ये। नाम ध्यान रखना, भगवंत मान का। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में टीसीएस के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेश गोपीनाथन को। तो अभी टीसीएस ने राजेश गोपीनाथन को फिर से अगले 5 सालों के लिए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बाकी एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के चेयरमैन बने थे। देवाशीष पांडा ये एडाई के चेयरमैन बने। और टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ये प्रेसिडेंट बने थे। बढ़ते आगे। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि अभी 75वें बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा द पावर ऑफ द डॉग। तो बाफ्ता अवार्ड्स कौन से नंबर के हैं? 75वें नंबर के हैं। और इसमें 2-4 पॉइंट आप याद रखना, जैसे कि बेस्ट फिल्म की बात करी आपने तो आपने कहा द पावर ऑफ द डॉग। और इसके डायरेक्टर कौन है? जैन कैंपियन, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर चुना गया। जबकि बेस्ट एक्टर रहे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस रही जोआन स्कैनलॉन आफ्टर लव नाम की मूवी के लिए। बाफ्ता की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको ये 4 पॉइंट तो याद रखने ही रखने, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय लेखिका का अनुवादित हिंदी उपन्यास है टॉम ऑफ सैंड, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो आंसर होगा गीतांजलि श्री। तो लेखिका हैं गीतांजलि श्री और इनका अनुवादित हिंदी उपन्यास है टॉम ऑफ सैंड। और अभी इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। और इस तरह से ये साहित्य पुरस्कारों की सूची में जगह बनाने वाला पहला हिंदी साहित्य का काम है। इस पुस्तक को मूल रूप से रेड समाधि के रूप में प्रकाशित किया गया था और डेजी रॉकवेल के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद इसका किया गया था। अच्छा, यहाँ से तो ये तो प्रश्न हो गया आपका। और गीतांजलि से आप ये भी याद रख सकते हो, भारत का जो पहला नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य के क्षेत्र में वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जीता था। आप सबको पता है, गीतांजलि के लिए ही जीता था। बाकी 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था? डेमन गलगुट ने, साउथ अफ्रीका के लेखक हैं, उनके नॉवेल द प्रॉमिस के लिए। और 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था डेविड डायोप ने, जो कि फ्रांस के लेखक हैं, उनके नॉवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। अच्छा, हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा ने, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें और अंग्रेजी का जीता था नमिता गोखले ने, उनके उपन्यास थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए। याद रखना ये। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये और बता दो कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है।
अगर इसमें आप अटकते हो तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया है, वरना वहां पे इस प्रश्न को मैं कई बार रिवाइज करा चुका हूं। अगर आप डेली उसे देखते होंगे तो फटाक से इसका आंसर कर भी देंगे और मेरी बात से एग्रीड भी होंगे। अभी हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में ऑस्कर 2022 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया? तो आंसर होगा राइटिंग विद फायर। तो दलितों के नेतृत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है ये। इसका नाम है राइटिंग विद द फायर, जो कि अभी ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री बन गई है। ये जो खबर लहरिया के बारे में मैंने आपको बताया, ये मई 2002 में चित्रकूट यूपी में स्थापित एक समाचार पत्र है और इसी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है। आपको बता दूं, पिछले साल इस डॉक्यूमेंट्री ने सनडांस फिल्म में ऑडियंस और जूरी अवार्ड भी जीता था। इसके निर्माता हैं रिंटू थॉमस और डायरेक्टर हैं सुष्मिता घोष। और अभी जनवरी 2022 में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 भारतीय फिल्मों को ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट किया गया था। एक का नाम है मरक्कर और एक है जय भीम। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, किसे 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा नारायण प्रधान को। तो अभी प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, तो इस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया। एक्चुअली में ये जो पुरस्कार है ये 50 साल से कम युवा के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी ब्रांच में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। अच्छा, शरण कुमार लिम्बाले से आपको याद आएगा, 30वां सरस्वती सम्मान जीता था इन्होंने मराठी उपन्यास सनातन के लिए। और शरद पगारे की बात करें तो 30वां व्यास सम्मान मिला था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था इनको तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। साथ में ये भी बताओ, अभी 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो 56वां 56 नंबर का मिला था नीलमणि फूकन को, असमिया कवि है। 57वां मिला था कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? GS कुरुप को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी भाषा हो गई। इसी में अगर संस्कृत भाषा को जोड़ दिया जाए तो हमारे किसका उत्तर हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार का। साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फिर 24 भाषाओं में। याद रखना, ये सब कई बार आपको बता चुका हूँ। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अभी किसने जीता? तो आंसर होगा कैरोलिना ब्लावस्का। कैरोलिना ब्लावस्का ये कहाँ से हैं? ये पोलैंड से हैं और अभी इन्होंने ही मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया। ये 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी 2022 वाली, जिसमें टॉप पे रही पोलैंड की कैरोलिना ब्लावस्का। और इसमें फर्स्ट रनर अप रही थी भारतीय मूल की अमेरिकी श्री सेनी। और भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाली थी मानसा वाराणसी, वो सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। अच्छा, अब आप लोग तैयार रहना, इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ। पहले तो बताओ, 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? हरनाथ संधू ने, ये चंडीगढ़ से हैं। और मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? श्रुति सितारा। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता था पर्ल अग्रवाल ने। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता था रश्मि माधुरी ने। मिसेज वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जीता था पूजा बदलानी ने। और मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता था वेदही डोंगरे ने। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता था निकिता सोकल ने। और अभी मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता था शाइलिन फोर्ड ने, वो USA की हैं। और अभी मिसेज वर्ल्ड 2020 में ही बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता था भारतीय नवदीप कौर ने। तो ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, मार्च 2022 में यूके के प्रतिष्ठित योटो कार्नेगी मेडल के लिए किस भारतीय मूल के लेखक को चुना गया? तो आंसर होगा मंजीत मान को। तो भारतीय मूल की लेखिका है ये मंजीत मान, जिनको उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित योटो कार्नेगी मेडल के लिए चुना गया है। आपको बता दूं कि उन्हें उनके पहले बच्चे के उपन्यास रन रिबेल के लिए भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया था और ये उनका दूसरा उपन्यास है। बाकी दीपक धर ये पहले भारतीय हैं जिन्हें बोल्ट्जमैन अवार्ड के लिए चुना गया था।
नारायण प्रधान 31वां जीडी बिरला अवार्ड मिला था इन्हें। और सतीश अडिगा अभी ICMR ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड से सम्मानित किया था इनको, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, भारत में कौन सा कोयला क्षेत्र वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है, जिसका उत्पादन 2021-22 में 157 मिलियन टन को पार कर गया? तो आंसर होगा महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। तो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है ये महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, जिसने अभी घोषणा की है कि वे देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक बन गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने बताया कि उसने 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है, जो कि इस चालू वित्त वर्ष में करंट फिस्कल ईयर के दौरान एक दिन में सबसे बड़ा उत्पादन था। अच्छा, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? धनबाद, झारखंड को कहते हैं। और इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड अभी किसको मिला था? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो आंसर होगा कोल इंडिया को ही, ध्यान रखना। ये भी बढ़ते आगे। फिर बताइए, मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कि मध्य प्रदेश चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। मतलब बच्चों के लिए स्वास्थ्य, उनके पोषण, उनकी शिक्षा के लिए बजट का आवंटन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में बजट में कहा गया कि 0 से लेकर 18 वर्ष उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए अब अलग से बजट होगा। अच्छा, बच्चों की बात आई है तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। मध्य प्रदेश को तो हम कई बार डिस्कस करते रहते हैं, अब जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर देना है आपको। वीर बाल दिवस अब से हम किस दिन को मनाने वाले हैं? बाकी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे तो आप जानते ही हो, वर्ल्ड टॉयलेट डे के बाद मनाते हैं, यानी कि 20 नवंबर को। और बाल दिवस तो आप जानते ही हो, बचपन से ही नुक्ती वाले लड्डू मिलते हैं इस दिन, यानी कि 14 नवंबर को। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वीर बाल दिवस, इसका उत्तर दो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, मार्च 2022 को उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू केंद्र विश्वविद्यालय में। तो अभी केंद्र विश्वविद्यालय जम्मू में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र खोला गया है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इस केंद्र में एविएशन और एरोडायनेमिक्स में बीटेक कोर्स कराया जाएगा। और केरल के बाद ये देश का दूसरा केंद्र होगा जहां पे पढ़ाई अनुसंधान कार्य के अलावा अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई करके विद्यार्थी इसरो और नासा जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जा सकेंगे। अच्छा, आपको पता है इसरो का पहला और एकमात्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। उसके अलावा इसरो ने कहा था कि वो दूसरा अंतरिक्ष केंद्र बनाएगा तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में। बाकी लद्दाख की पहली यूनिवर्सिटी का नाम अभी किस नदी के नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा सिंधु नदी के नाम पे। और अभी इसरो ने 2022 का पहला रॉकेट लॉन्च किया था उसके सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम है EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04 को लॉन्च करा था। किस रॉकेट की सहायता से? PSLV-C52। इसरो के अभी 10वें प्रमुख बन गए हैं S सोमनाथ, जो अभी तक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे। अब ये इसरो में आ गए, तो अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बन गए? ये भी तो प्रश्न बनता है। तो आंसर होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम, केरल में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। तो शांति के राजदूत जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेंगे। ये दुनिया में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए काम करेगा। यहाँ सबके लिए शांति शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ये लोगों के मानसिक, भावनात्मक और चरित्र विकास के लिए समर्पित होगा। सिंपल सा याद रखेंगे वन लाइनर में। तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में। अच्छा, वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है? इसका उत्तर दो। और ये भी बताओ स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है? अच्छा, गुरुग्राम से याद आएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? कला रामचंद्रन। और गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी तनिष्का कोटिया। चलो आपके लिए प्रश्न होगा, तनिष्का कोटिया का संबंध किस खेल से है?
बताओ, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस राज्य ने देश की पहली मेडिकल सिटी का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी घोषित किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने बजट के दौरान कहा कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी ये पुणे में स्थापित की जाएगी। तो इंद्रायणी मेडिसिटी, इसमें अस्पताल, चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, फार्मास्यूटिकल निर्माण, वेलनेस और फिजियोथेरेपी के केंद्र होंगे। मतलब ये देश का पहला ऐसा शहर होगा जहाँ पे सभी उपचार एक ही स्थान पे उपलब्ध होंगे। इसे बोला है इंद्रायणी मेडिसिटी। और कहाँ पे स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र के पुणे में, याद रखना। अच्छा, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे स्थापित हुआ? केरल में। और मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को शुरू किया था तेलंगाना ने। और पुणे से आपको याद आएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर ये है पुणे में। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? कोविशील्ड। कोवैक्सीन किसने बनाई थी? भारत बायोटेक ने, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। और जो सुपर कंप्यूटर बनाती है सीडैक, उसका हेडक्वार्टर भी है पुणे में। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा मुंबई। तो मुंबई ने 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और इसी के साथ ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला ये दक्षिण एशिया का पहला शहर भी बन गया है। अच्छा, आपको याद होगा जापान का शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य भी कितना है? 2050 ही है। और भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? वैसे 2070 है। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्र बनने का, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का लक्ष्य है 2047 का। चलिए बताइए, अभी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल यानी कि पहली प्लास्टिक कचरा तटस्थ FMCG कंपनी कौन सी बनी थी? डाबर बनी थी। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा, आपको उस मालवाहक जहाज का नाम बताना है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया। तो आंसर होगा MV रामप्रसाद बिस्मिल। तो MV रामप्रसाद बिस्मिल ये गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। ये 90 मीटर लंबा है और अभी इसने कोलकाता के हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से, यानी कि पोर्ट से गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक भारी माल ढुलाई के पायलट रन को पूरा कर लिया। नाम याद रखना, MV रामप्रसाद बिस्मिल। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? INS ध्रुव। और अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है? मे फ्लावर 400। और स्वेज नहर में जो विशालकाय जहाज फंस गया था उसका नाम क्या है? MV एयर गिवेन उसका नाम है। और ये है MV रामप्रसाद बिस्मिल। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल किस ऑटो कंपनी के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा टोयोटा। तो अभी हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, किसका नाम है, मतलब कंपनी है टोयोटा, उस कार का नाम है मिराई, इसका उद्घाटन किया। ये टोयोटा मिराई भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन से चलता है। तो याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे कहेंगे आर्ट पार्क, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये बंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। ये IISc बेंगलुरु के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन है जिसका उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। अच्छा, आप तो ये बताओ, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? बंगलुरु में ही। और भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? बंगलुरु स्टेशन में। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस बैंक ने SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर बैंक। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। अभी उन्होंने स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। बाकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अभी इसने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी को लॉन्च किया था। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम शुरू किया था।
और एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो देश में दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन को स्थापित करने के मामले में। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक, जिससे एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। और इस साल बैंक ने फाइनेंस एशिया एंट्री अवार्ड में भारत में सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस का पुरस्कार भी जीता। और विश्व स्तर पर मॉर्गन स्टैनले को IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाकी एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD CEO अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। और आपको याद होगा, देश में पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक यही बना था, एक्सिस बैंक। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस बैंक ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया? तो आंसर होगा DBS इंडिया। तो अभी DBS इंडिया बैंक ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करना। नाबार्ड, याद होगा, अभी इसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम शुरू किया था। ICICI बैंक, इसके MD CEO हैं संदीप बख्शी, जिनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में चुना गया था। और एक्सिस बैंक ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना था। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी रेस्ट अश्योर्ड नाम की ये जो बुक है, ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा गुंडप्पा विश्वनाथ। तो पूर्व भारतीय कप्तान थे गुंडप्पा विश्वनाथ, जिनकी आत्मकथा है ये रेस्ट अश्योर्ड। और अभी इसे लॉन्च किया कपिल देव और सुनील गावस्कर ने। और इस जीवनी के सह लेखक कौन है? R कौशिक है। बाकी कलराज मिश्र, ये राजस्थान के राज्यपाल है, इन्होंने एक बुक लिखी है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नाम से। राम सेवक शर्मा द मेकिंग ऑफ आधार नाम की बुक लिखी थी। किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक लिखी है। अब बताओ, हमारी महिला व बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी, उनका पहला नॉवेल आया है, उसका नाम क्या है? ये बताओ आप। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, सोलो सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स नाम की बुक को किसने लिखा? अभिनव चंद्रचूड़ ने। तो ये जो बुक है ये सोली सोराबजी की जीवनी है। और वे कौन थे? भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। और अभी उनकी जीवनी को लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ ने। अच्छा, अटॉर्नी जनरल से याद आएगा आपको, वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? 15वें नंबर के हैं के वेणुगोपाल। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, साहित्य अकादमी ने एक कविता मानसून प्रकाशित की है, इस कविता के लेखक कौन है? तो साहित्य अकादमी, भारत के राष्ट्रपत्र अकादमी ने भारतीय कवि अभय के द्वारा लिखित कविता है मानसून, उसको प्रकाशित किया है। देखो, साहित्य अकादमी की बात करें, स्थापना होती है 12 मार्च 1954 1954। और इसका लोगो खुद सत्यजीत रे ने डिज़ाइन किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और अकादमी के द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक 1956 में आई थी D.D. कोशाम्बी की भगवान बुद्ध। ये मराठी से हिंदी में अनुवादित थी। बाकी अमिताभ कुमार द ब्लू बुक लिखी इन्होंने। मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की नाम से बुक लिखी। और जिम्मी सोनी द स्टोरी ऑफ पेपाल नाम की बुक लिखी है। याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा? गीता पीरामल ने। तो राहुल बजाज ये बजाज ग्रुप के चेयरमैन थे और अभी उनकी बायोग्राफी आई है। किस नाम से? राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। और इसे लिखा है गीता पीरामल ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, भारत का डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, जो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से एक अभिनव पहल है। इसका जो गठन है ये एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स के द्वारा किया गया। और जल से आपको याद आएगा जल जीवन मिशन, और वाटर से याद आएगा आपको वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं। वैसे हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर राजस्थान है। अच्छा, जल जीवन मिशन के बारे में आप क्या जानते हो? इसे लॉन्च किया गया था 2019 में।
उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। वैसे हर घर जल वाला पहला राज्य अभी कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। और अभी हर घर जल वाला 100वां जिला कौन सा बना था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। उसके अलावा 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना था पुरी, उड़ीसा का। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था इंदौर। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू हुई? मुंबई में। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना था कोच्चि। अच्छा, पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलाई गई? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। और मुझे बताओ, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। ये सबसे बड़ा है। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ से कहाँ? डुबरी से सादिया, असम में। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किन कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग दिया गया? तो आंसर होगा कश्मीरी कालीन। तो अभी कश्मीरी हस्त निर्मित यानी कि हाथ से बने हुए कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग मिला है। तो मतलब अब QR कोड को स्कैन करके ग्राहक अब आसानी से कालीन की पूरी जानकारी ले पाएंगे। इससे क्या होगा? इससे कालीन के नकली उत्पादन को खत्म किया जा सकता है। और अभी 2020-21 में 115 करोड़ रुपए के कालीन जर्मनी को निर्यात भी किए गए हैं, एक्सपोर्ट भी किए गए हैं। GI मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और पहला GI टैग मिला था 2004-05 में। चलो आप बताओ, पहला GI टैग किसको मिला था? किस प्रोडक्ट को मिला था? हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में यूजीन पार्कर का निधन हो गया। वे क्या थे? वैज्ञानिक थे। यूजीन पार्कर एक भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने सौर पवन यानी कि सोलर विंड के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था। लेकिन अभी 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नाम ध्यान रखना, यूजीन पार्कर। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा फरीदाबाद में। तो अभी 19 मार्च से ही हरियाणा के फरीदाबाद में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला ये शुरू हुआ। ये एक शिल्प मेला है, क्राफ्ट मेला है। इस मेले में 30 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें भागीदार देश था उज्बेकिस्तान और थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे।